सो हेलो डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेरिकल्चर के बारे में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बॉम्बेक्स मूविंग, कितने टाइप्स के सिल्क वॉर्म होते हैं, इसकी लेयरिंग कैसे की जाती है और सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल क्या है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सिल्क और सेरिकल्चर क्या होता है? क्योंकि गाइस, सिल्क जो है सिल्क वॉर्म का ही पेस्टिफिकेशन होता है, जो कि सिल्क वॉर्म की सिल्क ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। सिल्क ग्लैंड मॉडिफाई होती है स्लाइवली ग्लैंड से। सिल्क पेस्टिफिकेशन जो किया है सिल्क वॉर्म में, तो जब एयर इन्वायरमेंट आ जाता है तब वो हार्ड हो जाता है और वो फॉर्म करता है एक स्ट्रॉन्ग एंड फ्राइबल सिल्क स्ट्रैंड, यानी एक कठोर और लचीला हेयर सिल्क का थ्रेड जो है ये बनाता है। सिल्क का प्रोडक्शन अगर लार्ज स्केल में किया जाए, कॉमर्शियल स्केल में किया जाए, इसी को सेरिकल्चर कहा जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कितनी टाइप की सिल्क वॉर्म होते हैं। मेनली 4 टाइप के सिल्क वॉर्म होते हैं: मालवेरी सिल्क वॉर्म, मोगा सिल्क वॉर्म, एरी सिल्क वॉर्म एंड देन तसार सिल्क वॉर्म। चलिए वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं मालवेरी सिल्क वॉर्म के बारे में। मालवेरी सिल्क वॉर्म येलोइश कैटरपिलर होता है। इसको हम कैटरपिलर लार्वा भी कह सकते हैं या फिर कैटरपिलर भी कह सकते हैं। ये एक एशियन मॉथ है। ये मेनली मालबेरी लीव्स पर पाया जाता है और मालबेरी लीव्स को भी फीड करता है। ये सबसे ज्यादा सिल्क बनाता है, जिससे क्लॉथ बनाए जाते हैं, थ्रेड्स बनाए जाते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल है बॉम्बेक्स मोरी। जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। सिल्क वॉर्म और बॉम्बेक्स मोरी एक मीडियम साइज का इंसेक्ट होता है, जिसकी बॉडी रफ होती है, यानी कि इसकी बॉडी कठोर होती है। ये ग्रीनिश व्हाइट कलर का होता है। ये चाइना का नेटिव है, पर इसे सक्सेसफुली इंडिया और जापान में डोमेस्टिकेट किया गया है। ये मालबेरी लीव्स पर पाया जाता है, इसलिए इसको मालबेरी सिल्कवॉर्म भी कहा जाता है। सिल्क बॉम्बेक्स मोरी जो सिल्क प्रोड्यूस करता है व्हाइट और लाइट येलो कलर का होता है और एकदम गुड क्वालिटी में पाया जाता है। केयरफुली सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा इसके रेसेस को डेवलप किया जाता है और अलग अलग क्लाइमेट में रख के इसको सुटेबल पाया जाता है। अब हम बॉम्बेक्स मोरी की मॉर्फोलॉजी के बारे में जानते हैं। बॉम्बेक्स मोरी के हेड पर 2 आईज होती है, 2 पल्मोस एंटीनास पाए जाते हैं और सेकंड टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। इसके थोरैक्स में 4 विंग्स पाए जाते हैं जो कि स्केल से कवर होते हैं और 6 लेग पाए जाते हैं। बॉम्बेक्स मोरी एक मीडियम साइज का इंसेक्ट है, इसकी बॉडी कठोर होती है और ये क्रीम्स कलर का होता है। ये आपको मेन याद करना है। मोगा सिल्क वॉर्म एंथीरिया अस्टिनेसिस इसका साइंटिफिक नेम है। इसको कॉमनली मोगा सिल्क वॉर्म के नाम से जाना जाता है जब ये अपने लार्वल स्टेज में होता है। जब ये अपनी अडल्ट स्टेज में आता है तो इसको असम सिल्क मॉथ के नाम से भी जाना जाता है। ये मेनली असम में पाया जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक पार्ट है। इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा असम में किया जाता है। यहाँ हम इमेज को देख रहे हैं, नीचे इसका कैटरपिलर लार्वा है एंड देन अडल्ट एंड देन किस प्रकार से इसकी फोटो बनाई जाती है उसको शो किया गया है। इडी सिल्क वॉर्म कंप्लीटली डोमेस्टिकेट किया गया है। ये क्लस्टर लीव्स पाया जाता है, जिसको अरंडी हिंदी में कहा जाता है। ये इसका प्राइमरी फूड है। इस सिल्कवॉर्म को फादर ऑफ वॉर्म्स भी कहा जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये जिसका कैटरपिलर लार्वा है, देन अडल्ट एंड देन इसके द्वारा बनाए गए कपड़े। ये मेनली जो बुजुर्ग लोग होते हैं और जो सॉल उड़ा जाता है उसमें ज्यादा यूज जाता है। तसार सिल्कवॉर्म एक इंडियन सिल्कवॉर्म है जिसका नाम एंथीरिया मिलिटा है। इसको नेचुरल टूना भी कहा जाता है ट्रॉपिकल इंडिया में। तसार सिल्कवॉर्म जो तसार कोकून बनाता है सबसे ज्यादा बनाता है, इसीलिए इसको सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट भी कहा जाता है
और सबसे बड़ा सिल्क प्रोड्यूसिंग नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। ये इंडिया में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। नीचे आप इसका कैटरपिलर और अडल्ट स्टेज में देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं लाइफ साइकिल और सिल्क रोड के बारे में। यहाँ पर हमें दो चीजें समझ में आती हैं, मेटामॉर्फोसिस क्या है एंड देन लाइफ साइकिल क्या है सिल्क रोड की। चलिए दोनों को विस्तार से पढ़ते हैं। नीचे आप देख रहे हैं जो सिल्क रोड है अपने लाइफ साइकिल एग से शुरू करता है एंड देन अडल्ट को खत्म करता है। एग के किसी भी लीव्स में छोड़ देता है, मेनली मालवेरी लीव्स एंड क्लस्टर लीव्स। देन इसका लार्वा बनता है, जैसे कि आप देख रहे हैं लार्वा स्टेज में कैसा पाया जाता है। एंड देन ये प्यूपा बनता है एंड देन अडल्ट बनता है। और इसके बीच में कुछ मजेदार और रोचक कहानी चल रही होती है, यानी कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही होती है। चलिए उन पर नजर डालते हैं। एग एग जो कि राउंड शेप का होता है, सीड लाइक दिखता है, येलोइश होता है और बाद में जाके डार्क हो जाता है। मेनली 400-300 to 500 एग जो है क्लस्टर लीव्स पर और मालवेरी लीव्स पर, ये क्लस्टर के रूप, क्लस्टर में तो झुंड भी होता है कुछ, ठीक है, उस रूप में ही मालवेरी लीव्स पर देती है और ये जिलेटिनस सिक्रीशन करती है। अब ये जो जिलेटिनस सिक्रीशन है क्यों किया जाता है? ये जिलेटिनस सिक्रीशन इसलिए किया जाता है ताकि जो एग है वो मालवेरी लीव्स पर चिपके रहे। ओके, देन अब आते हैं हम इसका लार्वा। लार्वल स्टेज है जिसमें जो एग है वो उसका निर्माण होने के बाद अब लार्वा बनता है, उसको कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है। ये एक टाइनी क्रिएचर है, रफ है, रिंकल्ड है, हेयरलेस है, व्हाइटिश है, ग्रेस है और लगभग इसमें 12 सेगमेंट पाए जाते हैं जिसके अंदर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन आते हैं। ये माउथ पार्ट्स को कैरी कर रखता है। फिर इसमें सिंपल आईज होती हैं, 3 ears यानी 6 आईज होती हैं एंड थोरैक्स पाया जाता है, 5 जॉइंट वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं। अब इसका जो एब्डोमेन है वो कम से कम 10 सेगमेंट से कैरी कर सकता है। 8 सेगमेंट में ये एन हॉर्न को कैरी कर सकता है, जो कि डॉर्सल साइड में होता है बॉडी की। कैटरपिलर लार्वा एक वोरेसियस फीडर है, यानी कि हंग्री फीडर है, मतलब ये भूखमरा हो जाता है, उसको खाने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है और ये मालवेरी लीव्स पर फीड करता है। ये क्विकली साइज में इंक्रीज होते जाता है, लगभग 5 to 4 डेज तक ये अपना खाना फिर बंद कर देता है और इनएक्टिव स्टेज में हो जाता है। पहले खाना शुरू करता है, अपनी साइज में ग्रो करता है, देन ये खाना स्टॉप कर देता है और अपनी इनएक्टिव स्टेज में हो जाता है, जिसमें फिर मॉल्टिंग के अंदर जाता है। मॉल्टिंग क्या होती है? मॉल्टिंग मतलब ये अपनी बॉडी को मॉल्ट करता है, यानी जिससे आप कैचली छोड़ता है ना, वैसे ही ये भी अपनी स्किन को छोड़ देता है। देन फिर न्यू कैटरपिलर लार्वा बनता है। स्किन को छूने के बाद ये न्यू कैटरपिलर लार्वा बनता है। फिर सेम चीज़ चलती है, सेम हैबिट, सेम फीडिंग, सब कुछ सेम चलता है। देन फिर ये मॉल्टिंग के स्टेज में आता है और वो 40 डेज तक मतलब चलते रहते हैं। 40 डेज में ये 3 इंच साइज में बड़ा हो जाता है और 40 डेज तक ये प्रोसेस 5 बार होती है। मॉल्ट होना, फिर फीड को देखना, फिर मॉल्ट में जाना एंड देन न्यू स्किन आना, न्यू कैटरपिलर होना। ये लगभग 40 डेज में 4 to 5 बार होता ही है। अब जो स्लाइवली ग्लैंड्स भी डेवलप होती है लेटरल साइड में बॉडी के, ठीक है, और यही ग्लूटिनियस सिक्रीशन को पैदा करती है। आगे बढ़ते हैं। प्यूपा। प्यूपा क्या है? अब प्यूपा स्टेज वो है जहाँ पर ये खाना छोड़ देता है पूरी तरीके से और रिटायर हो जाता है। इसी को हम कहते हैं ये प्यूपेशन की स्टेज में चले जा चुका है। अब ये फुल्ली डेवलप हो जाता है और फीड करना बिल्कुल भी बंद कर देता है और ये रिटायर स्टेज में चले जाते हैं। तो हम कहते हैं कि प्यूपेशन से गुजर रहा है। अब जो स्लाइवली ग्लैंड है वो एक सिक्रीट करती है स्टिकी फ्लूइड स्पेंडेट के द्वारा, ठीक है। अब इस स्पेंडेट क्या होता है? अब यहाँ पर देख रहे हो इसका पीछे वाला भाग है, यहाँ पर कुछ 2 कांटे ऐसे लगे हैं, ये होते हैं स्पेंडेट, जिसके द्वारा ये स्टिकी फ्लूइड को सिक्रीट करती है।
ठीक है। और यही फ्लूइड बाद में जाके कोकून बनाता है। जैसे कि आप दूसरी पिक्चर में देख लो, एक व्हाइट कलर का धागेनुमा यहाँ पर एक गुच्छा पड़ा हुआ है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कोकून कहा जाता है। और इसी कोकून से फिर सिल्क बनता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोकून है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर इस पार्ट से ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब लगभग 4 to 5 डेज के भीतर कोकून बन जाता है। और सिल्क वर्म कहाँ चले जाते हैं, सिल्क वर्म कहाँ चले जाते हैं, सिल्क वर्म इस कोकून के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। सिल्क वर्म इस कोकून के अंदर चले जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फोसिस। प्रिपरेशन के बाद क्या होता है, प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है पहले समझिए। प्रिपरेशन के दौरान क्या हो रहा है, कभी बन रहा है चीज, कभी क्या हो रहा है, नष्ट हो जा रहा है, कभी बन रहा है, कभी नष्ट हो जा रहा है। मतलब वो अपनी स्किन छोड़ रहा था एंड देन फिर से लार्वल स्टेज पर आता था, फिर अपनी स्किन छोड़ रहा था, फिर से न्यू कैटरपिलर बन रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया हो रही है ना। अब जो इसमें दूसरी चीज क्या होती है, इसमें जो प्रोलैक्स होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। और जो थोरैक्स और जो थोरैक्स है उसमें विंग्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। थोरैक्स में क्या होता है, विंग्स बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब पहले इसके पास विंग्स नहीं थे, पहले ये सिंपल सा लार्वा था, जो कुछ खाता था, चलता भी था थोड़ा थोड़ा। पर अब क्या हुआ, अब इसने कोकून बनाया। अब इसने क्या किया, कोकून बनाया। हमने चारों तरफ कोकून बनाने के कारण कोकून के अंदर चली गया। कोकून के अंदर ये थोड़ी देर तक रहता है, कुछ दिनों तक रहता है, जब पूरा कोकून नहीं बन जाता है। एंड देन फिर क्या होता है, ये अपनी इमेगो स्टेज में आता है। मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या होता है, ये अपनी इमेगो स्टेज में आता है। प्यूपा बनेगा इमेगो, ठीक है। इसके अंदर जो प्यूपा था इनएक्टिव, प्यूपा कौन सी स्टेज है, जहाँ पर ये खाना छोड़ दे रहा है, जहाँ पर चलना छोड़ दे रहा है, जहाँ पे इसकी बॉडी हार्ड हो जा रही है, राइट, वो स्टेज है प्यूपा। तो अभी प्यूपा से इमेगो बन गया। एंड अब इमेगो क्या होता है, अब इमेगो स्टेज में क्या होता है, जो ये अंदर जा चुका है ना, जो ये सिल्क मॉथ है, सिल्क वर्म है, अंदर जा चुका है, ये क्या करता है, एक सिल्क एल्कलाइन फ्लूइड जो है सिक्रीट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो कोकून है, जो कोकून है, इसका जो आगे वाला पार्ट है गीला होने लग जाता है। जैसे कि ये पूरा मान लो कोकून था, राइट, ये कोकून था। अब इस कोकून में हो क्या रहा है, अब ये कैसे बाहर आएगा, फिर बाहर इसलिए आएगा क्योंकि ये क्या करता है, क्या करता है, एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करता है। अब ये एल्कलाइन फ्लूइड क्या करती है, जो इसकी परत है इसको गीला करती है, गीला करती है ताकि ये बाहर आने में उसको आसानी मिले, ठीक है। बाहर आने में उसको सॉफ्टनेस मिले और बाहर आ जाए, राइट। अब ये क्या करेगा, अब मान लो कि आ गया बाहर और आ गया एक्चुअल स्टेज में। अब इसके पास क्या है, इसके पास विंग्स है, अभी उड़ भी सकता है, अपने साइज में ग्रो कर सकता है। तो ऐसा करते हैं, ग्रो करते हैं, इसके पास विंग्स आ जाते हैं और ये सेक्सुअली माना जाता है कि मैच्योर हो गया है, ठीक है, सेक्सुअली मैच्योर हो गया। अब यहाँ पर ना इम्पोर्टेंट नोट है, जो जितना हमने पढ़ा, मतलब एग से लेकर कैसे वो सेक्सुअली मैच्योर हुआ, कैसे वो अडल्ट बना, उसकी सारी यहाँ पर शॉर्ट समझी दी गई है। कैसे वो कितने, जो इनकी लाइफ साइकिल है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, लगभग 14 डेज 50 डेज के अंदर। और ये कैसे सिल्क वर्म क्या होता है, कैसे ये थ्रेड बनाता है, ये जो मैंने बता दिया ना, वो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब आपको जल्दी से इसको पढ़ना हो तब इस नोट्स को पढ़ लीजिए। अब हम पढ़ते हैं रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म के बारे में। सिल्क वर्म की कैसे रेयरिंग की जाती है और क्यों करनी है इसकी रेयरिंग, क्योंकि देखिए अगर हर नेचुरल तरीके से हम देख रहे हैं, तो देखिए अगर नेचुरल तरीके से देखें, एक मिनट, ये देखिए ये नेचुरल तरीके से हुआ है। ये सिल्क वर्म जब बाहर आया, देखिए इसका जो पार्ट है, जो सिल्क है, जो कोकून है ना, इसको सिल्क इसी से सिल्क बनेगा। तो इसका जो कोकून है कितना खराब हो चुका है, आप यहाँ पे जो देख सकते हैं, अभी किसी काम का है बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी चीज से बचाने के लिए कॉमर्शियल स्केल पर अगर आप सिल्क बना रहे हैं, बचा रहे हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमें इसे मार्केटिंग करनी है तो नेचुरल, तो ये खराब हो जा रहा है, ठीक है। नेचुरली सिल्क वर्म को क्या चाहिए,
उसका तो एक प्रोसेस है ना, उसका तो नेचुरल है, उसको क्या चाहिए था, उसको ह्यूमन चाहिए, वो चाहिए सी क्या बना, ह्यूमन उससे क्या बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं। तो हम इसको कॉमर्शियल स्केल पे देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। देन इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है उनके बारे में तो लोग भी पता है। अब इसमें एग को हैंडल कैसे किया जाता है, उसको स्टेबलाइज कैसे किया जाता है, उसको इन्फेक्टेड होने से कैसे बचाया जाता है, और भी कई चीज़ें होती हैं, उनका रूल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। अब क्या है, हम फ्रूट मॉड को हैंडल कैसे करेंगे, उसकी रीलिंग कैसे करेंगे, एनिमल मार्केटिंग कैसे करेंगे। हाँ, तो इसके हैंडलिंग या प्रिजर्वेशन कैसे करा जाता है एग का। एग का प्रिजर्वेशन करने के लिए एग क्या करती है, मार्गेरिन हीट पर क्लस्टर के रूप में, झुंड के रूप में 3 to 500 एग दे देती है, और देन एक ग्लूड का सिक्रेशन कर देती है, ग्लूटिनियस सिक्रेशन, जिसके द्वारा जो एग है वो मार्गेरिन हीट्स पर चिपका रहे हैं। अब जो एग का जो साइज होता है वो पॉपी सीड के बराबर, और जो वेट होता है 0.6 किलोग्राम होता है। अब जो नया नया एग है वो लाइट येलो कलर का होता है, और बाद में ये एग जो है पर्पलिश ग्रे कलर का हो जाता है, लगभग 4 to 5 डेज का। अब क्या होता है, इस एग को कलेक्ट करना होता है, क्योंकि हमें इसे कॉमर्शियल स्केल पर बनाना है, तो इसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के लिए एग कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, स्टेटिक पेपर का उपयोग कर सकते हैं, या क्लॉथ का भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले इस एग को रूम टेम्परेचर में रखा जाता है, और फिर इसे इंक्यूबेटिंग किया जाता है या इंक्यूबेटेड किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसको कौन कौन से 3 स्टेप नहीं है। जैसे क्लीनिंग, स्टोरेज और इंक्यूबेटेड करने से पहले क्लीनिंग करी जाती है, एग में कोई डस्ट तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, वो देखा जाता है। इसलिए पहले से 20% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में 1 आवर के लिए डाल दिया जाता है, एंड देन इसको ओवरनाइट वाटर में डाला जाता है ताकि इससे जर्म्स मर जाए और उसमें कोई भी डिजीज या डर्ट ना रहे। ओके, देन स्टोरेज किया जाता है। पहले तो इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर या नेचुरल टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। देन जो नया एग है उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 10 डेज तक रखा जाता है, फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 डेज के लिए रखा जाता है, और फाइनली इसको एक कोल्ड स्टोरेज मिल जाता है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको इंक्यूबेशन कर सकते हैं, या फिर सीधे कोई एग की अगर वो मार्केट में डिमांड है, सीधे एग चाहिए, ताकि हमें सीधे सिल्क नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एग चाहिए, तो हम उसको बेच भी सकते हैं। अब इंक्यूबेशन क्या है, देखिए इसमें भी क्या किया जाता है, इसको स्टोरेज ही किया जाता है। जैसे कि जो फ्रेशली जो एग होते हैं उसको ट्रांसफर किया जाता है इंक्यूबेटर में, इंक्यूबेटर में इनको स्टोर करके रखा जाता है। और इस स्टोर या तो हम पहले स्टोर एग का उपयोग कर लें, या तो फिर सीधे जो एग आए हैं ब्रेड को उपयोग कर लें। तो स्टोर अगर एग का हम उपयोग कर रहे हैं इसमें, तो क्या होता है, पहले टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको 1 डेज के लिए रखा जाता है, फिर ट्रांसफर किया जाता है इसको रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नीचे आप देख सकते हैं कैसे क्लीनिंग हो रही है, देन कैसे स्टोरेज होता होगा, कैसे इंक्यूबेशन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं रीलिंग के बारे में। रीलिंग से क्या मतलब है, जैसे कि कोकोन बना दिया गया, सिर्फ हमने इतना काम कर दिया, कोकोन बना दिया, ठीक है। अब इस कोकोन से हमें एक सिंगल थ्रेड चाहिए, क्योंकि सिंगल थ्रेड से हम क्या बनाएंगे, क्लॉथ बनाएंगे, जो भी हमें काम करना है सिंगल थ्रेड से ही करेंगे। अब इस कोकोन को कैसे प्राप्त किया जाता है, सिंगल थ्रेड के रूप में या फिर सिल्क के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है, क्योंकि सिल्क अगर हम कोकोन को डायरेक्ट अगर हम छोड़ दें, कोकोन बन जाता है तो उसको छोड़ दें, तो क्या करेगा सिल्क, वो सब सिल्क वॉर्म बाहर आने की कोशिश करेगा और पूरा सिल्क खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सारे सिल्क को पकड़ते हैं एक लार्ज स्केल पे, यानी एक बर्तन होता है जिसमें बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है, उस बर्तन में उसको डाल दिया जाता है, ठीक है। और उसको डाल देते हैं तो इससे क्या होता है कि कोकोन जो सिल्कवॉर्म है अंदर मर जाता है, और सिल्क जो कोकोन है वो सही रहता है, उस कोकोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। कोकोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट सिल्कवॉर्म मर जाता है अंदर, और फिर आसानी से उसको कोकोन से सिल्क को प्राप्त किया जाता है। और इससे ना
जो इस गर्म वाटर में डाला जा रहा है तो किसी को बॉल को कोई नुकसान नहीं होता है, एक सिल्क वॉर्म को नुकसान होता है क्योंकि वो जीवित नहीं रह पाता है। अब इस सिल्क एक सिंगल थ्रेड प्राप्त करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं रीलिंग करने के लिए, हील करने के लिए, जैसे कि आप कह सकते हैं आपने कभी टीवी में देखा भी होगा, चरखा जैसा होता है और उसके आसपास धागा अपने आप लपेट रहा होता है और ये सिल्क होता है। ये कोकून की मात्रा में बहुत ज़्यादा मात्रा यहाँ पे प्रेजेंट है और अब इसको हमें सिंगल थ्रेड के रूप में लेना है। पर अभी इसके लिए मशीनें आ गई हैं तो उतना चरखा वर्खा अपना प्रचलन नहीं है। गाँव क्षेत्र में ऐसा होता है अभी भी, पर कॉमर्शियल स्टेज में लार्ज स्केल में जब करते हैं बहुत ज़्यादा तो हम मशीन का उपयोग भी करते हैं। इसमें मल्टी एंड रीलिंग मशीन और ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है इसको रील करने में। अब हम पढ़ते हैं इसकी मार्केटिंग के बारे में। देखिए मार्केटिंग हम जब भी करते हैं तो हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहली तो उसकी नीड कितनी है, ठीक है, उसकी नीड कितनी है उसका पता लगाना और हम कितना हार्वेस्ट कर पा रहे हैं, कितना हार्वेस्ट करना है, ठीक है। और हम पास की मार्केट में जाके पता लगा सकते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कैसे बेचा जाता है, कौन कौन खरीदते हैं, किस किस प्लेस में अच्छा बेचा जाता है। तो इस तरीके से हम इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो एंड हो चुकी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियो बनाते रहें, अच्छी नोट्स बनाते रहें। अगर आपको इरी सिल्क वॉर्म, बुक्का सिल्क वॉर्म, किसान सिल्क वॉर्म, मालवेली सिल्क वॉर्म के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू।